नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, बिजली कर्मचारियों का कल एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी कल राजधानी जयपुर में प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी अभियंता अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से यह आह्वान किया गया, जिसमें ओपीएस, इंटर डिस्कॉम तबादले समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। जयपुर के शहीद स्मारक पर कर्मचारी बड़ी संख्या में जुटेंगे। इस बात का दावा कर्मचारी संगठन की ओर से किया गया है। राजधानी जयपुर से ये बड़ी जानकारी। बिजली विभाग के कर्मचारी अब प्रदर्शन करेंगे और इस बात का ऐलान संगठन की ओर से उनके किया गया है। कहा गया कि राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन बिजली कर्मचारियों का उनकी मांगों को लेकर के होगा। 5 सूत्रीय मांगे हैं बिजली कर्मचारियों की, जिसमें इंटर डिस्कॉम तबादलों के साथ ही ओपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। तो वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। एक बस में आग लगने की खबर है। जोधपुर के इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर निजी ट्रेवल्स कंपनी की एक बस में आग लगी है। दरअसल कायलाना रोड पर यह हादसा हुआ। 2 दमकलों ने इस आग पर काबू पाया। हालांकि आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। रिपेयर होने के लिए बसेस यहां पर आती है अमूमन, और ये बस भी यहां पर आई हुई थी रिपेयरिंग के लिए, लेकिन अचानक से इस बस में आग लगी। जैसे इस बात की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, इस आग पर काबू पाया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यह आग बुझाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की तारीख का ऐलान कर दिया है। 8 फरवरी को प्रदेश का बजट घोषित हो गया। सीएम अशोक गहलोत ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 फरवरी को हम बजट पेश करने जा रहे हैं प्रदेश का। इस बजट में युवा, महिलाएं और साथ ही खिलाड़ियों पर फोकस होगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पत्रकारों को दी गई है। क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी असेंबली आ रही है, सब तैयारी शुरू कर रहे हैं हमारे मंत्रीगण भी, और असेंबली में आएगा बजट आएगा हमारा 8 तारीख को। 8 तारीख को बजट ला रहे हैं हम लोग, 8 फरवरी, और 23 को असेंबली शुरू हो रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, और क्राइम जैसे कई मुद्दों पर भी उन्होंने बात की। क्या कुछ सीएम ने कहा है, आप भी सुनिए। विपक्ष के बाद में आलोचना करना कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान के अंदर, इसलिए वो क्या कर रहा है। अब जैसे आप सब मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, आप मेरी भावना को समझ जाएंगे और प्रदेशवासी समझ जाएंगे। अब एसीबी अगर छापा नहीं डाले गए किसी राज्यों में, इसका मतलब वहां करप्शन है ही नहीं विपक्ष के हिसाब से। और हमारे यहाँ एसीबी 0 टॉलरेंस रख रही है करप्शन को लेके, 0 टॉलरेंस। ये प्रयास किया गया कि 4 साल में जो 4 साल हो गए, अब ये लास्ट बजट है हमारा इस सरकार का, तो एक लेखा जोखा करते हैं कि हम कहाँ पहुंचे, कितनी हमारी उपलब्धि है और कितना हमारे कमियां रही है, खामियां रही है। तो मुझे खुशी है कि हर मंत्री मंडली के हमारे सदस्यों ने, तमाम विभागों के मंत्री हैं, उन्होंने खुल के अपनी बात रखी। जो क्राइम कंट्रोल हमने किया है और लोगों में भय पैदा हो गया है, अब एफआईआर लॉन्च होगी कंपलसरी, इसके बाद भय पैदा होगा। उस भय के कारण देखिए आप 19 के तुलना में 21 के अंदर 5% अपराध कम हो गए हैं। हमारा मानना है कि अगर 60-70 साल तक हम लोग ओपीएस को लेके प्रगति करते गए यहां तक पहुंचे हैं, जिनका दावा सब लोग कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त भी ओपीएस ही लागू थी। तो आप एकदम इनसिक्योर कर दो हमारी ब्यूरोक्रेसी को या कर्मचारियों को, तो कैसे वो काम करेंगे कॉन्फिडेंस से। रिटायरमेंट के बाद में हमारा क्या होगा।
तो वहीं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का समापन आखिरकार दिल्ली में हो गया। बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारी पार्टी में व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक करने का निरंतर क्रम चलता है। पार्टी ने जिन विषयों पर काम किया और आगामी समय में जिन विषयों पर काम करने की आवश्यकता है उन पर समीक्षा की गई है। केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शेखावत साहब, बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर जीत का संकल्प लिया है, जीत कमल खिलाने के लिए आश्वस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्थित रूप से कार्यकर्ताओं का बैठना राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेशों के स्तर पर, प्रदेशों के बाद जिले के स्तर पर, जिले से नीचे मंडल तक स्तर पर, इसका एक निरंतर क्रम चलता है और उसमें वर्ष पर्यंत नियमित अंतराल पर हमने किस तरह से काम किया है, किन विषयों पर काम किया है, किन विषयों पर काम करने की आवश्यकता है, किन नए विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। राजनीति और राजनीतिक विषयों से हट करके भी पार्टी सामाजिक सरोकार के विषयों पर किस तरह से काम कर सकती है, समाज के साथ में देश के बदलते हुए परिदृश्य में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इन सब विषयों पर विचार होता है। चुनाव के अतिरिक्त भी अन्य विषयों पर, सभी विषयों पर चर्चा हुई है। इसके क्रम में अब राज्यों में कार्य समिति की बैठकें होंगी और उसके बाद जिलों में होंगी, मंडल में होंगी। एक निरंतर क्रम जो है वो हमेशा चलता है। जो परिदृश्य पार्टी का बनना हुआ है, आप चुनौती नहीं मानते हैं उसको? कौन सा परिदृश्य की जो चर्चा? कि गुटबाजी है, लगातार चर्चाएं सामने आती हैं, तस्वीरें कि जो कुछ बाहर से दिखाई देता है, केवल उस दिखाई देने वाले विषय को लेकर के टिप्पणी करना अनुकूल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और को देखने और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को जो जिस नजरिए से देखता है, जैन साहित्य में एक कथा आती है कि जो आंख मींच करके चलने वाले लोग यदि हाथी से मिलते हैं, जो हाथी का जिस अंग को छूता है, यदि पांव को छूता है तो उसको हाथी जो है वो एक खंबे के अनुरूप दिखता है, जो सूंड को, ट्रंक को छूता है उसको पाइप के जैसा दिखता है, कान को छूता है उसको बड़े सूप के जैसा दिखता है, पूंछ को छूता है उसको रस्सी के समान दिखता है। मुझे लगता है कि जो जिस नजरिए से देखता है उसको उतनी भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कहीं गतिरोध, विरोधाभास न होता है न हो सकता है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। एसओजी के एडिशनल एसपी और घूसखोरी में आरोपी दिव्या मित्तल को अजमेर कोर्ट में एसीबी ने पेश किया। जयपुर एसीबी की टीम की ओर से 4 दिन का रिमांड मांगा गया था कोर्ट से और जज ने 3 दिन का रिमांड आरोपी दिव्या मित्तल का दिया है। अब जयपुर एसीबी रिमांड के दौरान 2 करोड़ की घूस मांगने की आरोपी दिव्या मित्तल से पूछताछ करेगी और साथ ही साथ एक बर्खास्त कांस्टेबल समेत अन्य बरामदगी को लेकर के भी अहम पूछताछ की जानी है। बचाव पक्ष के वकील प्रीतम सिंह ने के मुताबिक मामले में नशीली दवा प्रकरण में रामगंज में 2 और अलवर गेट में 1 प्रकरण दर्ज है। सभी मामलों की जांच एसओजी के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल कर रही है और ड्रग माफिया ने इन्हें जांच से हटाने के लिए साजिश करके फंसा है, लेकिन एसओजी का कहना है कि पूरे पुख्ता सबूत है कि दिव्या मित्तल जो है वो पूरी तरह से इस पूरे के पूरे घूसकांड में संलिप्त है। 20 तारीख तक का रिमांड दिया है। कितने दिन का मांगा गया था रिमांड मांगा कितने दिन का गया? हमने 4 दिन का मांगा था, 3 दिन का रिमांड मिला है। तो सर मतलब अब तक पूछताछ में क्या आया? नहीं देखो, पूछताछ में क्या आया मैं नहीं बता सकता मीडिया के सामने। सर्चिंग में क्या आया सर? सामने कुछ तो मिला होगा सर्च करने में। 5 दिनों में सर्चिंग करी थी सर, तो वो मेरे पास रिपोर्ट आई नहीं पूरी अभी। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की पहली बैठक हुई। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में 200 से ज्यादा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष ने नए ब्लॉक अध्यक्षों को पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को दूर दराज के गांव, ढाणियों में और जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। अध्यक्ष बने थे 235 के लगभग, उन सबको हमने आज बुलाया था और जो 26 जनवरी से हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो शुभारंभ होने जा रहा है 2 महीने के लिए, एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक और 30-30 दिन यानी 60 दिन तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा, जिसमें कांग्रेस का झंडा फहरा करके हम इस कार्यक्रम की प्रतिदिन शुरुआत करेंगे। जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है उसका संदेश, जो राहुल गांधी जी के जो पंपलेट के रूप में उनका संदेश हम लोग घर घर ढाणी ढाणी पहुंचाएंगे लोगों को।
वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे। पीलीबंगा में किसान महासम्मेलन के बाद सचिन पायलट ने टाउन के भद्रकाली मंदिर में माथा टेका और इसके बाद जंक्शन के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पायलट ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और सभी मिलकर प्रदेश में सरकार रिपीट करें। लेकिन नहर में पानी कहां से लाएंगे, तो स्थायी समाधान ढूंढने पड़ेंगे। कर्जा माफी जो प्रदेश के बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी हमने सारे कर्ज माफ किए हैं, लेकिन जो असहयोग मिलता है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, भारत सरकार के अधीन जो बैंक्स हैं जिनका मुख्यालय मुंबई दिल्ली में है, वो बैंक अगर नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं, अब बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो लाखों करोड़ माफ कर देते हैं, उनको एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। किसान का जब लोन आता है तो उसमें हमारे पार्ट का जो हम देने को तैयार हैं, लेकिन बैंक बात ही नहीं करें और केंद्र सरकार उनको हस्तक्षेप बिल्कुल ही ना करे तो कैसे पार पड़ेगी। ये कोई यात्रा नहीं है। 10 महीने चुनाव में बचे हैं, भाजपा पूरी तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी पूरे गांठ बांध के तैयारी मैदान में उतर चुकी है। पूरी कांग्रेस संगठित है और कांग्रेस का जो अभियान शुरू होने वाला है 4 दिन के बाद 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। तो वहीं राजसमंद जिले में दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। मामला 12 साल की एक नाबालिग से दुष्कर्म का है, जिसके साथ उदयपुर जिले में 5 दिनों तक दरिंदगी की गई। पीड़िता ने जानकारी दी है कि वो अपने एक परिचित से मिलने के लिए उदयपुर पहुंची थी। यहां पर एक ऑटो चालक ने उसे बहला फुसलाकर धर्मशाला में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अलग अलग लोगों ने कई दिनों तक इस मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी की है। इस मामले में पुलिस ने रोडवेज विभाग के एक सरकारी कर्मचारी समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है जिन पर दरिंदगी के आरोप हैं। होता है जिसमें नाबालिग बच्ची का 363 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें बालिका को 10 तारीख को पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया जाता है। बालिका के 164 सीआरपीसी के बयानों के आधार पर गैंग रेप की पुष्टि होने पर आज बापर्दा 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उधर कोटा में एनडीपीएस एक्ट में एक युवक को गिरफ्तार किया गया तो पत्नी अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर थाने पहुंच गई और जोरदार हंगामा किया। पति को नहीं छोड़ने पर पत्नी ने गला दबाकर बच्चों की हत्या करने की चेतावनी दी, जिससे थाने में ही अड़कम मच गया। निर्दयी मां ने कड़ाके की ठंड में अपने 3 जिगर के टुकड़ों को थाना परिसर में छोड़ करके फरार हो गई। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर पुलिसकर्मियों ने इन मासूम बच्चों को संभाला और कंबल का इंतजाम किया। बच्चों को खिलाया पिलाया, बाद में बाल कल्याण समिति के पास लेकर के पुलिस पहुंची। सीडब्ल्यूसी ने तीनों मासूम बच्चों को शिशु गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया है। जब मैंने बातचीत में मालूम पड़ा है कि इसमें इस प्रकरण में इसके तीनों बच्चों के पिता को किसी प्रकरण के अंतर्गत जेल में गए हैं, गिरफ्तार किया गया है और उस पर इन तीनों बच्चों की माता द्वारा थाने में हंगामा कर दिया गया और तीनों बच्चों को हंगामा करने के बाद में पुलिस वालों द्वारा काफी समझाया गया, लेकिन मां नहीं समझी और तीनों बच्चों को बाद में मौका देख करके तीनों बच्चों को थाने के बाहर गेट पर ऐसी भरी सर्दी में, ठिठुरती हुई सर्दी में छोड़ करके तीनों शिशुओं को छोड़कर और रफू चक्कर हो। इस साल की सर्दियों में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसा पहली बार देखने में आया कि एयरपोर्ट से टेक ऑफ और लैंड करने वाले विमान घने कोहरे के चलते ना तो लेट हुए और न ही डाइवर्ट किए गए। दूसरे एयरपोर्ट से विमान कोहरे के चलते अभी भी जयपुर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। ये मुमकिन हुआ जयपुर एयरपोर्ट रनवे पर आरवीआर तकनीक की वजह से। इस तकनीक का दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले ही इस्तेमाल हो रहा है। आरवीआर एक ऐसा डिवाइस है जो कम विजिबिलिटी में भी रनवे को शो करता है। वहीं भीलवाड़ा जिला कारागृह में जेल कर्मियों की ओर से वेतन विसंगतियों समेत अन्य मांगों को लेकर के मैच का बहिष्कार करते हुए भूख हड़ताल की जा रही है। पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहे आंदोलन में बिना खाए आंदोलन कर रहे भीलवाड़ा जिले में अब तक 14 जेल कर्मचारियों की हालत बिगड़ी है। भीलवाड़ा के जेल कार्मिक 13 जनवरी से जेलर मुकेश कुमार के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन मैच का बहिष्कार करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जेल कर्मचारियों से हमारे संवाददाता ने बात की है। जेल कार्मिकों द्वारा लगातार 5वें दिन से हड़ताल की जा रही है, मैच का बहिष्कार किया गया और भूख हड़ताल पर बैठे हैं पर अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं। हमारे साथ जेलर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या मांगे हैं आपकी? लगातार 5 दिन हो गए हैं, भूख हड़ताल भी की गई, 4 जने एडमिट भी हुए, एक को डिस्चार्ज भी करा लिया गया, क्या स्थिति है अभी? अभी लगातार हम अनिश्चितकालीन मैच बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। हमारे समस्त साथी, समस्त कार्मिकगण, जिला कारागार भीलवाड़ा के समस्त कार्मिकगण दिनांक 13 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन मैच बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे यही है कि हमारे जो वेतन है, वेतन भत्ते आदि समस्त पुलिस और आरएसए के समान हो। 1998 से जो वेतन विसंगति बनी आ रही और बढ़ती जा रही है, वो एक बराबर लेवल पर हो जाए
वेतन विसंगति दूर हो जाए और हमारा सबका वेतन बराबर हो जाए। भविष्य में भी जब भी कोई वेतन बढ़ोतरी होती है तो वो भी इनके समान ही हमारी बढ़ती जाए, ये हमारी मांगे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो इस संघर्ष में इनके साथ हैं। नवीन जी है। नवीन जी, क्या कोई बातचीत हुई, कोई आश्वासन आप लोगों को दिया गया अभी तक? सर, 13 जनवरी से हम लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे भूखे रहकर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और लगभग 110 घंटे हमको हो गए हैं। हमारे 4 साथी इस जिले से और कल की स्थिति में 14 साथी भीलवाड़ा जिले से, कुल 14 साथी हमारे हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि एक उम्मीद की किरण है कि आज शाम को मुख्यमंत्री साहब से डीजी साहब ने अपॉइंटमेंट लिया है और शाम को कुछ वार्ता होने का है, तो उसमें कुछ समाधान हो जाए। तब तक हम लगातार हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाएगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि शहर से 4 जने और जिले से कुल मिला के 14 जने एडमिट हो चुके हैं। एक को डिस्चार्ज भी करा लिया गया है। आज डीजी साहब ने कहीं ना कहीं एक कदम बढ़ाया है। सीएम अशोक गहलोत से इनकी वार्ता भी है। शाम तक कोई नतीजा नहीं आता है तो ये लगातार जैसे अभी बैठे हैं, मैच का बहिष्कार कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर, वैसे ही बैठे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। तो वहीं स्टेट चैंपियन का खिताब जीतकर जब टोंक क्रिकेट की टीम टोंक लौटी तो उनका शानदार स्वागत किया गया और विजय जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय 66वीं अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता में भीलवाड़ा को हराकर टोंक की टीम चैंपियन बनी है। खास बात यह है कि टोंक की टीम 35 साल बाद चैंपियन बनने में कामयाब हुई है। इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज रहे नायफ रशीद विराट कोहली के बड़े प्रशंसक हैं। वहीं टीम के कैप्टन टोंक में क्रिकेट की सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोजेक्ट के कार्यों में देरी और लापरवाही को लेकर आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने मंडल के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। इंदिरा गांधी नगर जयपुर में बन रहे मुख्यमंत्री जन आवास योजना के फ्लैट्स की डेडलाइन निकलने के बावजूद भी फ्लैट्स का काम पूरा नहीं होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर के दूसरे दिन राजस्व विभाग की समीक्षा की गई, जिसमें मंत्री रामलाल जाट ने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन दिया और विभाग की प्रगति और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सबके सामने रखा। बताया गया कि राजस्व विभाग की 58 बजट घोषणाओं में से 50 घोषणाएं पूरी कर ली गई हैं, 8 घोषणाएं प्रगतिरत हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि अधिकारियों नेताओं को क्लीन चिट देना राजस्थान के लाखों बेरोजगारों पर अत्याचार है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के एक भी मामले में पुलिस तह तक नहीं पहुंची। यदि बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की मंशा है तो तुरंत सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैं खुद पेपर लीक करने वालों के नाम उजागर कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि आप पक्का भरोसा दें तो मैं खुद आपको नाम बता दूंगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। राज्य के अधिकारियों, मंत्रियों और सत्ताधारी दल के नेताओं को क्लीन चिट देकर एक अपराध समान कृत्य किया है। इसके कारण जितनी भी जांच एजेंसी, चाहे एसओजी हो चाहे पुलिस हो, उन पर दबाव डालने का कृत्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उन्होंने कहा कोई अधिकारी लिप्त नहीं है, तो फिर आपने डिप्टी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे डीपी जारोली, उनको क्यों बर्खास्त किया? और हमने प्रमाण दिए, चाहे वो एसओजी के जांच अधिकारी हो, चाहे ये सब इंस्पेक्टर में घपले करने वाले हो, चाहे सीनियर टीचर में घपले करने वाले हो, चाहे सुरेश ढाका जैसे व्यक्ति जिससे विभिन्न ब्यूरोक्रेट्स के संबंध हो, नेताओं के संबंध हो, रीट में आधा दर्जन से ज्यादा एमएलए और मंत्री हों, इसके प्रमाण देने के बाद भी मुख्यमंत्री जी की एसओजी ने कोई काम नहीं किया। इसलिए हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट देना बंद करें और सारे पेपर लीक की जांच सीबीआई को दें। वहीं हाल ही में बीएसएफ डीजी से रिटायर हुए आईपीएस पंकज सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। पंकज सिंह राजस्थान कैडर और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। फिलहाल पंकज सिंह 2 साल के लिए डिप्टी एनएसए के पद पर होंगे। जरूरत पड़ने पर बाद में केंद्र सरकार उनका कार्यकाल बढ़ा भी सकती है। पंकज सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उनकी कर्मभूमि राजस्थान रही है। वे राजस्थान कैडर के अधिकारी रहे हैं। पंकज सिंह के पिता प्रकाश सिंह भी देश के चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे थे। वे भी बीएसएफ से ही सेवानिवृत्त हुए थे। पंकज सिंह का जन्म लखनऊ में 19 दिसंबर 1962 को हुआ था। पंकज सिंह ने एमबीए और एलएलबी करने के बाद यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की थी।
तो पंकज सिंह को डीपीएनएस से नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले पंकज सिंह, हालांकि राजस्थान उनकी कर्मभूमि रही है, राजस्थान कैडर के अधिकारी रहे हैं। वहीं श्री माधोपुर कस्बे के महात्मा गांधी इंटरनेशनल सीबीएसई स्कूल की छात्रा ने सोनीपत में आयोजित सीबीएसई नेशनल चैंपियनशिप जूडो टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतकर सीबीएसई में अपना परचम लहराया है। वहीं कोऑर्डिनेटर अक्षय सैनी ने जानकारी दी है कि हाल ही में नेशनल जूडो टूर्नामेंट अंडर 14 में विद्यालय की कक्षा 7वीं की छात्रा गायत्री पूनिया ने 35 किलोग्राम भार में सिल्वर मेडल जीता है। स्कूल और श्रीमाधोपुर इलाके का नाम रोशन किया। छात्रा के विद्यालय पहुंचने पर निदेशक मोहर सिंह खर्रा और प्राचार्य कमलजीत कौर की ओर से छात्रा का सम्मान किया गया। और अब बात संगीत की, जहां पर आज राजधानी जयपुर में संगीत के मामले में एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया गया है। राजधानी जयपुर से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतज्ञ, ग्रैमी अवार्ड विजेता पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट ने करीब 35 मिनट में धारा प्रवाह मोहन वीणा से 52 रागों का प्रदर्शन किया। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने अपनी परिकल्पना और भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनेक शास्त्रगत रागों को मिलाकर के कुल 52 रागों को एक के बाद एक क्रमवार बजाया। जयपुर के 6 दशक से भी अधिक पुराने संगीत कला निकेतन की ओर से आज शाम को राजपूताना होटल में अनोखा प्रयोग किया गया। इस खास तरह के रिकॉर्ड पर ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद। गुलाबी नगरी जयपुर में एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया गया है। करीब 35 मिनट में 52 राग, वो भी नॉन स्टॉप एक साथ। हमारे साथ में ग्रैमी अवार्ड विनर और जो जयपुर की शान कहा जाता है संगीत के मामले में, पंडित विश्व मोहन भट्ट हमारे साथ में मौजूद। सर, बहुत अनोखा कीर्तिमान आपने स्थापित किया। लगातार जो है कुछ रागों के बारे में हम सुनते हैं, 52 राग आज एक साथ पेश किए गए। जी, मैंने सोचा कि मेरे पुत्र सलील का आज वर्षगांठ है तो इनको एक तोहफा दे दूं मैं। एक पिता और एक गुरु क्या तोहफा दे सकता है संगीत के अलावा। तो मैंने इनको एक ही भेंट दे दी कि भाई 52 साल के उम्र और 12 रागों की माला, ये मैंने इनसे इनका अभिषेक किया है। तो ये एक आज ये आप ठीक कह सकते हैं कि 35 मिनट में मैंने उन रागों को समेटा जिसमें अलग अलग तालों का समावेश किया, अलग रागों का अलग रस, अलग भाव, अलग भावना। ये हमारे यहाँ जो होते हैं नव रस, उनमें से कुछ रसों का मैंने इसमें समावेश किया था। तो इस तरह से ये आज बहुत अद्भुत, मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा अनुभव। काफी चैलेंजिंग था, आप खुद काउंट कर रहे थे, एक एक राग को बता रहे थे लगातार और बहुत बारीकी से परफॉर्म भी करना। ये अपने आप में ये एक कार्यक्रम नहीं, ये एक यज्ञ था और उसमें एक के बाद एक आहुतियां लग रही थी। मैं आपको बताता हूँ कि हर आहुति जो है वो अपने आप में एक से एक बढ़ के आ रही थी। और ये 52 जो राग बजाए, इसको बोलना मुश्किल था, इसको बोलना कठिन था मेरे लिए। तो मैं ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ है जहाँ पहले जन्म होते ही चैलेंज हो जाता है, क्योंकि संगीत के ऐसे ऐसे धुरंधर हर कमरे में, हर ओर, चारों दिशाओं में है कि उनके बीच में अपनी पहचान बनानी ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है। आज मेरे लिए बहुत बड़े अवार्ड का दिन है। अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि ऐसा अवार्ड मुझे नहीं समझ में आता किसी को मिला होगा कि एक शाम में एक गुरु अपने शिष्य को, एक बहुत तुच्छ से शिष्य को, उन्होंने 52 रागों की राग मालिका से श्रृंगार आज किया है। तो मेरा जीवन सफल हो गया और गुरु चरणों में ये मेरा प्रणाम है। तो ये जयपुर में बहुत ही अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो जयपुर के पंडित विश्व मोहन भट्ट, उन्होंने अपने बेटे सलील भट्ट को 52वें वर्ष जो है जन्मदिन पर जो उपहार दिया है, वो 52 रागमालाओं को यहाँ पर जो है लगातार लाइव परफॉर्मेंस किया, जो कि बहुत मुश्किल था। करीब 35 मिनट में इन्होंने परफॉर्म किया और ये अपने आप में एक अलग तरह का कीर्तिमान बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 21 सदस्यों ने अपने उदयपुर दौरे के दौरान नारायण सेवा संस्थान की दिव्यांगजन सेवा कार्यों का अवलोकन किया। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने संसदीय समिति के दल को विजिट करवाते हुए उन्हें संस्थान की 38 साल की सेवा यात्रा और वर्तमान में संचालित दिव्यांगों के पुनर्वास के ऑपरेशन, कृत्रिम अंग, कैलिपर्स, भोजन आदि स्वावलंबन प्रशिक्षण प्रकल्पों की जानकारी भी दी। संसदीय स्थायी समिति की चेयरपर्सन और शिवर बिहार की सांसद रमा देवी ने संस्थान के निःशुल्क सेवा प्रकल्पों की तारीफ की है और सरकारी स्तर पर हर संभव मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया है। आज हम लोग ये संस्था सेवा के रूप में यही असली सेवा है
जो आदमी को सेवा चाहिए भगवान ने इनको बनाकर कैसे भेजे, लेकिन इनका सुधार करने के लिए ये किसी न किसी रूप में ये प्रभु का दूत है, जो इनका सोच, बच्चों के प्रति प्रेम, अपाहिजों के प्रति स्नेह, आज यहाँ तक इनकी सफलता मिली और हम चाहते हैं कि यह सफलता आगे तक बढ़ती जाए और यह संस्था। उधर राजधानी जयपुर में स्वेज फार्म स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में पाटोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और महंत यहां पर पहुंचे और प्रसादी ग्रहण की गई। मंदिर में हनुमान जी और महादेव के साथ ही राधा कृष्ण समेत राम सीता की प्रतिमाओं का औषधियों के साथ अभिषेक किया गया। भक्तों और मंदिर के लोगों ने भजन कीर्तन का आनंद भी लिया। मंदिर में सुंदरकांड समेत कीर्तन का आयोजन हुआ। इस दौरान ज्योतिषाचार्य महंत अवधेश दास ने आयोजन की जानकारी दी, धार्मिक कार्यों की भी जानकारी दी। मंदिर में नियमित तौर पर रामायण का आयोजन और अन्य धार्मिक आयोजनों के कार्यक्रम भी उन्होंने कहा कि होते रहते हैं। पाठ उत्सव कहा जाता है प्रकट महोत्सव भगवान का। तो प्रकट महोत्सव हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान के उत्सव मनाए जाते हैं। जिस दिन मूर्ति स्थापना हुई तो हम साधु संत अपना जन्म उत्सव न मना के भगवान के जन्म उत्सव, भगवान के उत्सव, होली उत्सव, दीपावली उत्सव और झूला उत्सव, अनेक उत्सव इसी प्रकार से मनाते हैं। तो जयपुर के जितने भी संत महापुरुष हैं वो पधारे और भक्तों के बीच में भगवान को भोग लगाया गया, अभिषेक किया गया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।